रूस और यूक्रेन की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जिसका सीधे हम रुख कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जंग के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर फ्रांस ने खोला है मोर्चा। ये एक और जानकारी, यूक्रेन बॉर्डर पर 500 फ्रेंच सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और हथियारों से लैस फ्रेंच सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांस ने मोर्चा खोल दिया है, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर फ्रांस ने मोर्चा खोला है। सैनिक पहुंच चुके हैं फ्रांस के यूक्रेन बॉर्डर पर। 500 फ्रेंच सैनिक इस वक्त देखे जा सकते हैं, उनकी तैनाती है जो कि हथियारों से लैस है। ये देखिए तस्वीर जो बॉर्डर से सामने आई, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से ये तस्वीर। फ्रांस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए वहां पर मोर्चा खोला है इस जंग को लेकर, क्योंकि अंदर सैनिक दाखिल नहीं हो सकते तो बॉर्डर पर वहां पर लंबा काफिला अब फ्रांस की तरफ से भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये देखिए तोप हैं, टैंक हैं और फ्रांस के सैनिक हैं जिन्होंने मोर्चा खोला है, बॉर्डर पर कमान संभाल ली है। और न्यूज रूम से डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव, अंदर दाखिल तो नहीं हो सकते लेकिन बॉर्डर पर फ्रांस ने अपनी सेना को पूरी तैयारी के साथ तैनात कर दिया है। देखिए, नेटो रिस्पांस फोर्स को डिप्लॉय करने का जो फैसला सोमवार को लिया गया था और जिसके तहत ये तय हुआ था कि जितने भी नेटो देश हैं, खासतौर पर जो ईस्टर्न फ्लैंक बोला जाता है नेटो का, उन देशों में डिप्लॉयमेंट होगी नेटो के सेनाओं की। नेटो रिस्पांस फोर्स जो करीब 5000 स्ट्रॉन्ग क्राउड होता है सैनिकों का, जो एडवांस फोर्स होती है, और पूरा नेटो रिस्पांस फोर्स 40,000 सैनिकों का होता है और ये 40,000 सैनिक कॉन्ट्रीब्यूशन से बनते हैं। जितने भी देश हैं सब अपना अपना सैनिक भेजते हैं और इस तरह से नेटो रिस्पांस फोर्स बनता है। तो ये जो नेटो रिस्पांस फोर्स है उसी की डिप्लॉयमेंट हुई है और इस वक्त जो हम यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के ऊपर फ्रेंच सैनिकों का जमावड़ा देख रहे हैं, ये दरअसल नेटो रिस्पांस फोर्स का ही हिस्सा है। आप जानती हैं यूक्रेन की धरती पर नेटो कदम नहीं रखेगा और कोई भी पश्चिमी देश अपने सैनिक नहीं भेजेगा क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है। लेकिन नेटो देशों की रक्षा की जिम्मेदारी आर्टिकल 5 के तहत नेटो चार्टर के अनुसार ये जरूरी है कि उनकी रक्षा की जाए और रोमानिया की रक्षा के लिए खास तौर पर, चूंकि यूक्रेन अब कब्जे में करीब करीब आने लगा है रूसियों के, तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमानिया पर कब्जा करने की कोशिश में रूसी सैनिक बॉर्डर पार कर जाए, उसे रोकने के लिए इन फ्रेंच सैनिकों को वहां साजो सामान के साथ खड़ा किया गया है। सही समझाया आपने संजीव। आप एक मिनट के रुकिए, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। जंग के बीच में एक और बड़ी खबर, और यूक्रेन के बोडियांका में हवाई हमले से तबाही का मंजर पसरा हुआ है और बोडियांका सिटी में तबाही की ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। कीव के बोडियांका में बड़ा हमला हुआ है, राजधानी कीव के बोडियांका शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं और हमले के बाद के जमीन पर हालात, इन इमारतों के हालात क्या हैं वो दुनिया इस वक्त न्यूज 24 पर देख भी रही है। बोडियांका सिटी में तबाही की ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। ड्रोन की तस्वीरों में सब कुछ दिखाई, एक फ्लोर पर तो आग भी लगी हुई है। इन तस्वीरों में ध्यान से देखिए, ये कीव का बोडियांका शहर है जहां पर हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो गया है। कीव में तेजी के साथ सेना बढ़ रही है। संजीव आगे। बोडियांका एक ऐसा शहर है जो बस नेक्स्ट शहर है कीव। तो आप ये समझिए कि जो बर्बादी का मंजर इस वक्त वहाँ है, देखने को मिल रहा है, वो तय कर देता है कि वहाँ कितने लोग बचे हैं और वहाँ से सेनाएं अब कैसे बढ़ रही है कीव की तरफ। कल हमारे पास वो विजुअल्स भी आए थे जिसमें कीव के ऊपर चढ़ाई के विजुअल्स जारी किए थे, वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से रूस के आए थे और कहा यही जा रहा है कि कीव के कुछ हिस्सों में तो दाखिल हो भी गई है रूसी सेना, लेकिन जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जो मेन सेंटर्स है कीव के, वहां नहीं पहुंच पाई है। और बोडियांका जस्ट बगल का शहर है और वहां तो ऐसा तबाह किया गया है। और कमोबेश विपनेश यही स्थिति तमाम शहरों की यूक्रेन में होनी जा रही है। ये क्या जिद है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, ये क्या जिद है राष्ट्रपति पुतिन की कि एक तरह से सिविलाइजेशंस, संस्कृतियां बर्बाद की जा रही हैं बस इसलिए कि आपसी ईगो और आपसी अहम की लड़ाई है। ज़ेलेंस्की कौन सा युद्ध कर रहे हैं ऐसे में, जबकि वो तमाम शहर जो कि कभी पहचान थे आज की तारीख में यूक्रेन के, वो ध्वस्त हो चुके हैं। बोडियांका उसी का एक उदाहरण। इस जिद में यूक्रेन तबाह हो रहा है और आलोक जी, इस पर रिएक्शन में आपका चाहती हूं। बोडियांका शहर की एयर स्ट्राइक की तस्वीर में तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 64 किलोमीटर लंबा वो काफिला जो सैटेलाइट से दिखाई दिया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कितना वक्त और ले सकता है रशिया कीव पर कब्जा करने में? आगे की तस्वीर क्या नजर आ रही है?
मैं बता दूं कि पिछले 4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि ये 50 किलोमीटर का और अब 64 किलोमीटर का काफिला वहां जमा हो चुका है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 4 दिनों से इन्होंने ऑल आउट स्ट्राइक अभी नहीं की है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो एंटी टैंक और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, जो मोबाइल प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स जो नाटो ने और अमेरिका ने दिया है यूक्रेन को बैकडोर से, उससे रूसी टैंकों को और उसकी सेना को क्षति होने का खतरा है। और अगर रूसी सेना को क्षति होती है ज्यादा, तो पुतिन की सत्ता को खतरा होगा रूस में। इसलिए पुतिन अभी काफी सोच के और फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। आपने देखा 4 दिन से ऑल आउट अटैक वो होल्ड किए हुए हैं, अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, अंदर घुसाया नहीं है। दूसरा कारण यह है कि पुतिन के सामने सबसे अच्छा विकल्प यह है कि वो जेलेंस्की को ये दिखाएं, यूक्रेन को ये दिखाते रहें कि देखिए आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, आप जितना ही देरी करोगे और आपके लोग और मारे जाएंगे। और इसीलिए वो पूरा ऑल आउट न करके बड़े बड़े शहरों पर बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं, ताकि इनका आत्मविश्वास टूटे और ये सरेंडर करने की सोचें, सरेंडर करें। यही अभी रूस कर रहा है। सर 1 मिनट में रोकना चाहूंगी और यहां पर एक बड़ी खबर और है, उसका जल्दी से रुक कर लेते हैं। दर्शकों को बताते हैं, रूसी बख्तरबंद गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं यूक्रेनी, और कई शहरों से ऐसी तस्वीर। मेलिटोपोल शहर में रूसी सेना का विरोध जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी से देखिए, तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनियों ने वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। देखिए, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिस पर रशिया के झंडे भी लगे हुए हैं, यूक्रेन के नागरिक हैं जो सड़क पर थे, उन्होंने वापस जाओ के नारे लगाए और प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन वो गाड़ियां रुकी नहीं है, वो आगे बढ़ गई हैं। और इस पर करण जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये मेलिटोपोल में सड़कों पर ये तस्वीर है, यूक्रेनी नागरिक सामने आ गए हैं और लगातार वो सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, कई तस्वीरें हैं। एक तरफ यूक्रेनियन जो है वो चाय भी पिला रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं उन सैनिकों की, तो दूसरी तरफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। ये देखिए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये भी एक अहम हिस्सा है। रूस की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि उनको इतनी पावर दिखाई जाए कि वो एक तरह से डिमोरलाइज हो जाए, उनका मनोबल गिर जाए यूक्रेनियन सेना का और आम नागरिक का। लेकिन आम नागरिक में, खास करके कीव के इर्द गिर्द जितने भी नागरिक, कई बार ये पिक्चर सामने आई है कि रूसी सेनाओं के सामने निहत्थे नागरिक भी जाकर उनका गाड़ियों का, टैंकों का, बख्तरबंद गाड़ियों का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये उनका देशभक्ति का एक मादा है। लेकिन ये देशभक्ति कुछ काम नहीं आ रही, क्योंकि उनके नंबर, उनकी शक्ति एक तरह से इतनी क्षीण हो चुकी है कि अब वो इतनी बड़ी रूस की सेना का मुकाबला कर नहीं पाएंगे और अपनी तबाही को ही न्योता देंगे वो। और इसलिए समझदारी तो इसी में होगी कि ये दोनों देश आपस में मिलें और फिर शांति वार्ता सक्सेसफुल हो। लेकिन रूस के नेता जो हैं वो बिल्कुल हथियार डालने वाले नहीं, वो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं। विरोध है उनके आंतरिक देश के अंदर भी, विरोध पुतिन का होना जबरदस्त हो गया है। लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल करण जी, आप सही कह रहे हैं। इस खबर पर जिस तरीके से आपने अपना पक्ष रखा एकदम सही है। इस पीछे एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। यूक्रेन संकट का शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। सेंसेक्स आज भी 900 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। ये बड़ी खबर, अब तक सेंसेक्स में 1200 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। संजीव, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस जंग का।
ये जंग हमारे कितने करीब है ये बताने के लिए ये उदाहरण काफ़ी है विपनेश कि हमारे शेयर बाजार पर आज इस तरह का असर दिखाई पड़ रहा है और दुनिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। और अब ये इस बात का द्योतक है कि मुश्किलें हमारी और बढ़ सकती हैं। न केवल शेयर बाजार में स्टॉक्स टंबल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, बल्कि आपको बताते चलें कि सोने के दाम या फिर चांदी के दाम भी बढ़ चले हैं, क्योंकि सब लोग पैसा निकाल करके जो ज़्यादा श्योर चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे कि शादी का सीजन है हमारे देश में, सोने का और चांदी का महंगा होना देखिए कितनी मुश्किल बात हो जाती है। इसके अलावा आप तैयार रहें, आने वाले दिनों में जिस तरह से $110 प्रति बैरल हो चुका है क्रूड का दाम, कच्चे तेल का दाम, जाहिर है कि वो हमारे और आपकी जेब को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाला है। देश में चुनाव है, जाहिर है चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ती हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब पोलिंग खत्म हो जाएगी तो हमें इसका असर पता चलेगा। वॉर उतनी दूर नहीं है, ये जो जंग है उतनी दूर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये हमारी और आपकी जेब तक पहुंच चुका है और इसके असर हमें आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेंगे। संजीव, आपने सही कहा। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का न्यूज़ 24 रुख कर रहा है जंग के बीच। पोल्टोवा में यूक्रेन का जवाबी हमला, ये बड़ी खबर। और रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिकों ने उड़ाया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन की तरफ से कड़ा जवाब दिया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने। और पोल्टोवा शहर जहां पर यूक्रेन की तरफ से रूस को कड़ा जवाब दिया गया है। Полтава нахуй. Полтава нахуй. В деле. Сосать! Слава Украине! Полтава нахуй. В деле. Сосать! Слава Украине! रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया है यूक्रेन की सेना। लोग अपने तरीके से रोकने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। संजीव, एक तरफ यूक्रेन के नागरिक हैं, दूसरी तरफ सेना है। रशिया की सेना को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आलोक जी ने कहा कि नाकाफी साबित होगा, ताकत बड़ी है आगे उनके। देखिए, ये एक अजीब दृश्य हमें दिखा यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान कि जिस तरह से नागरिक पूरी तरह से देश भावना से ओतप्रोत होकर के अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। और आज की तारीख में वहाँ हज़ारों कहानियाँ हैं जो कि यूक्रेन के नागरिकों की वीरता की गाथाएं हैं। और सबसे पहले शुरुआत होती है उस नौजवान सैनिक से जिसने पुल तोड़ने के लिए डेटोनेट कर लिया बॉम्ब और खुद उड़ गया। और ये इसीलिए ताकि रूसी टैंक उस पुल को पार कर कीव तक ना पहुंच पाए। वहां से कहानियां शुरू होती हैं। और आज तो देखिए एक नियम जैसा बन गया है, हाथ में पीले बैंड बांध लेते हैं बाहों पर और ये कहलाता है सिटीजन सोल्जर। और पीला बैंड बांध करके लड़ाई लड़ते हैं, वो टैंकों को हाथ से धकेलते हैं। औरतें मोलोटोव कॉकटेल बॉम्ब बना रही हैं, यानी कि पेट्रोल बम, बोतल बम जिसे कहते हैं, वो बना करके टैंकों के ऊपर भेजते हैं, सैनिकों के ऊपर फेंकते हैं। और इस तरह से जब रेजिस्टेंस होने लग जाता है तो एक प्रोफेशनल आर्मी जो कि रूसी आर्मी है उसके लिए लड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ जो विद्वान बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं, उनका बैकग्राउंड उस तरह का है। क्योंकि अमूमन होता यह है कि जब प्रोफेशनल आर्मी से लड़ती है तो उसका अंदाज़ा और तरीका अलग होता है, लेकिन जब सिविलियंस आ जाते हैं और वो कहीं से भी निकल कर आकर गोरिल्ला तरीके से हमले बोलते हैं तो सैनिकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे कोलेटरल डैमेज का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर सही कहा। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।